हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग स्टेट 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस को कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। बीच में हमारा BPSC एग्जाम था जिसकी वजह से नहीं करा पाए। तो फ्रेंड्स, अभी फिर स्टेट एग्जाम आने वाला है, तो चलिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जरूर करता है बिहार बोर्ड, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, और यदि वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का ये जो पेपर है यह 4th शिफ्ट का है, यानी कि 8 सितंबर को ये परीक्षा हुआ था। 8/9/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। सोशल साइंस का पेपर है। इसके हम लोग सोशल साइंस से स्टेट में 100 क्वेश्चन आते हैं, और 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो टीचिंग आर्ट से रहते हैं एंड GK GS से रहेंगे आपके। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं तो उसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेट में, और 50 क्वेश्चन जो है यह सबके लिए अनिवार्य है। देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरतुनिया का पतन कब हुआ? कस्तूरतुनिया का पतन कब हुआ था? तो यह 1453 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो अब्दुल मजीद जो है यह भारत का व्यापारी था, और इसी ने कोलंबस को भारत आने का रास्ता बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? तो यह 1773 में घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है? तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित है, और बोस्टन टी पार्टी की घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। लोकतंत्र का जो पहला प्रयोग हुआ यह अमेरिका में ही हुआ, क्योंकि अमेरिका ही सर्वप्रथम ब्रिटेन से आज़ाद होने वाला राज्य था। तो वहीं से गणतंत्र का प्रारंभ हुआ, और संविधान भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही बना था। और हमारे भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। और लुई 14वां जो है इसका महत्वपूर्ण कथन भी पूछता है कि आई एम द स्टेट। इसने कहा था कि आई एम द स्टेट, यानी कि मैं ही राज्य हूँ। इसके आगे और कुछ नहीं है, राजा ही सर्वोच्च मानता था अपने को। और वहाँ फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र भी कायम था, इसलिए 1789 में वहाँ क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही वहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विकास हुआ, और जिसके तहत यह पूरे विश्व में यह फैला, और जिसके तहत फ्रांसीसी क्रांति को ही विश्व का अग्रणी माना जाता है, क्योंकि विश्व के जो भी उपनिवेशी देश थे उन्हें इसी से प्रेरणा मिली, और उन्होंने भी अपनी आज़ादी का रास्ता अपनाया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिटलर ने वसीय दिया है, यानी कि वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? तो हिटलर ने वर्साई की संधि को कब अस्वीकार कर दिया था? वर्साई की संधि हुई कब थी? तो यह 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि की थी। तो मित्र राष्ट्र यानी कि जर्मनी पर जो भी कर्ज थोपा गया था उसे हिटलर ने वर्साई की संधि से अस्वीकार कर दिया था, यानी कि उन सभी संधि शर्तों को मानने से उसने अस्वीकार कर दिया था। तो यह घटना कब हुई थी? तो 1535 में हिटलर ने वर्साई की संधि की शर्तों को अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? तो यह गुप्तचर पुलिस था। जर्मनी से जुड़ा हुआ है गेस्टापो। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत पूछ रहा है कि कब हुआ था। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। और यह समाप्त कब हुआ? तो समाप्त हुआ 1945 में, यानी कि पूरे 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? तो मुसोलिनी जो है यह फांसीवाद का प्रवर्तक था। और नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो यह हिटलर था। हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था, और यह जर्मनी का शासक था। और मुसोलिनी जो है यह इटली का शासक था। मुसोलिनी इटली का शासक था, और यह फांसीवाद से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अंत में पराजित होने वाला देश था जापान। जापान सबसे अंत में पराजित हुआ। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल आंसर की है, जो भी आंसर की दिए हैं वही सही होगा। तो पूरे आंसर करीब करीब सही हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आंसर गलत भी दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है यह भील है। भील सबसे बड़ी जनजाति है भारत में।
क्वेश्चन देखते हैं, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी खेती अपनाई जाती है? तो वह निर्वाह खेती होती है। निर्वाह खेती क्या होता है? तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खेती अपनाई जाती है उसे हम निर्वाह खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रबड़ बागान में प्रसिद्ध है, यानी कि रबड़ के बागान के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो मलेशिया होगा। मलेशिया रबड़ के बागान के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ ब्राज़ील भी दे रखा है। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ब्राज़ील किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो गेहूं उगाने के लिए लोमी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। लोमी मिट्टी गेहूं उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से दे रखे हैं, यानी कि स्टेट में पूछे गए हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन जो हैं यह बिहार SCERT के बुक से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग यदि स्टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना चाहते हैं तो पूरे बिहार बोर्ड के जो भी बुक हैं उसे कवर कीजिए और उसे पूरा कंप्लीट कीजिए एग्जाम तक। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? तो खाद्य फसल पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। चावल तो यह खाद्य फसल है, गेहूं भी खाद्य फसल है और मक्का भी खाद्य फसल है। यहाँ कपास जो है यह खाद्य फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो कौन सी दाल है जो कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वह है अरहर की दाल। अरहर की दाल मिट्टी की उर्वरता को बनाए नहीं रखती है, जबकि मूंग, चना और मटर ये तीनों ही दालें जो होती है यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है। देखते हैं। क्वेश्चन है कि कॉफ़ी की खेती पहली बार में पेश किया गया था। तो कॉफ़ी की खेती पहली बार में कहाँ पेश किया गया था? तो यह अरावली हिल्स में पेश किया गया था, यानी कि कॉफ़ी की खेती की शुरुआत अरावली हिल्स में की गई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो फसल का मौसम कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो सर्दी, खरीफ, रबी और जैद चारों ऑप्शन दे रखा है। तो सर्दी कोई फसल की मौसम नहीं होता है, जबकि खरीफ, रबी और जैद ये 3 प्रकार की मौसम के रूप में खेती को बांटा गया है। खरीफ फसल किया जाता है जिसमें धान, मक्का इत्यादि की खेती होती है। रबी फसल में गेहूँ, चना, अरहर, मटर ये सभी के दालों का खेती की जाती है। और जैद फसल जो होती है इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी गर्मियों में जो भी फसल उगाए जाते हैं वह जैद कृषि के अंतर्गत आते हैं। और सर्दी जो है यह कोई कृषि वाली यानी कि फसल की मौसम नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1945 में UNO के गठन पर कितने सदस्य थे? UNO का गठन जो हुआ था 1945 में हुआ था और उस वक्त इसमें कितने सदस्य थे? तो कुल 51 सदस्य थे। फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि वर्तमान में UNO के कितने सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि UNO का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो UNO का कौन सा अंग है जो कि नीदरलैंड हेग से कार्य करता है? तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह हालैंड के हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? राष्ट्र संघ पूछ रहा है कि किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो यह वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ बनाया गया था। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हमने बता दिया है कि 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, 28 जून को हुई थी। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो अगस्त 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा। अगस्त 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। कुल 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इसे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो कौन सा राष्ट्र है जो कि कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो वह अमेरिका है। राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु यह कभी भी राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बने थे, जबकि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान ये तीनों ही राष्ट्र संघ के सदस्य थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और सभा हो रही थी, उस पर गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू का भी नाम दे रखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। लाला लाजपत राय भी फ्रेंड्स हैं। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें 1905 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन से भी पूछता है कि कब कौन से अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह ऑप्शन नंबर ए राइट है। 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण होता है, और जो भी एक्सप्लेनेशन है हम आप सभी को बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 को। 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस का शासक कौन था। तो लुई 16वां फ्रांस का शासक था। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एड सन। डाम्बी एड सन चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास है। यह कब प्रकाशित हुआ था। तो यह 1848 में प्रकाशित हुआ था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एड सन 1848 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के प्रशासन के बारे में साक्ष्य सभी उपलब्ध है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ओटावा सम्मेलन जो हुआ था यह 1932 में हुआ था। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था। तो 1932 में ओटावा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। तो रेशम मार्ग जो है यह चीन से आरंभ होता था। और रेशम मार्ग पर पूछता है क्वेश्चन कि रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो कनिष्क का अधिकार रेशम मार्ग पर था, यानी कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क का रेशम मार्ग पर अधिकार था। और यह रेशम मार्ग चीन को जाता था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना खोला गया था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जर्मनी में कागज़ बनाने का पहला कारखाना खोला गया था यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है। तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत को पाकिस्तान से कौन सा संधि अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करता है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत को चीन से अलग करता है। और फ्रेंड्स आप सभी कमेंट सेक्शन में ये भी क्वेश्चन बताइएगा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गंगा नदी की लंबाई है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है यह 1 जून से माना जाता है। यह सर्वप्रथम कहाँ पर आता है। तो केरल में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से केरल में प्रारंभ होता है, आगमन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है। तो भारत में जीव मंडल रिजर्व की जो संख्या है यह 18 है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। जीव मंडल रिजर्व की संख्या भारत में 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षी ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है। तो दक्षी ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान है। दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या है। तो सिक्किम में है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या भारत में स्थित है। बिहार का पूछ रहा है फ्रेंड्स, बिहार ऑप्शन में दिया है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे ज़्यादा है। और गोवा सबसे छोटा राज्य है। असम दे रखा ऑप्शन में। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है। तो आधिकारिक रूप से 10 वर्षों पर जनगणना होती है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई है 40-96 किलोमीटर। 40-96 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 191.6 सेंटीमीटर। 191.6 सेंटीमीटर भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है। तो मानचित्र की दूरी को मापनी में अंश के नाम से जानते हैं। अंश, मानचित्र की दूरी को मापनी में अंश के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। न्यू क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं। तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? तो उसे हम ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का आ गया, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो कुल 71% भाग जो है यह जल से घिरा हुआ है और 29% भाग जो है यह स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि रहने के लिए मनुष्यों का 29% जगह है और 71% जो है जल से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें संभावित संसाधन, विकसित स्टॉक और रिजर्व, ये तीनों ही संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। विकास के आधार पर संसाधनों को इन तीनों वर्गों में विभाजित किया गया है, संभावित, विकसित और रिजर्व। इन तीनों ही संसाधनों को विकास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे और एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।